नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। पाकिस्तान के टीवी चैनल पर उनके स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में मैंने एक वरिष्ठ पत्रकार का यह दंभ सुना कि मुसलमानों ने भारत पर वर्ष 712 से 1857 ईस्वी तक शासन किया है। केवल 75 साल की उम्र वाले पाकिस्तान की बाध्यता है कि वह ऐसा ही इतिहास पढ़ाकर झूठा गर्व अपने उन देशवासियों के मध्य भरे जिनके इकबाल जैसे राष्ट्रीय कवि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा रटा करते थे और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे राष्ट्रीय नेता विभाजन के गुनाहगार हैं। क्या मोहम्मद बिन कासिम से लेकर बहादुर शाह जफर तक रहे मुसलमान शासकों में से किसी ने भी कभी भी संपूर्ण भारतीय भूभाग को अपने ध्वज तले लाने में सफलता प्राप्त की है? मैं मध्यकालीन भारत को लेकर एजेंडों पर एक पूरी श्रृंखला प्रस्तुत करूंगा। इसलिए अभी चलते हैं वर्ष 712 ईस्वी, जब भारतीय भूभाग के सिंध परिक्षेत्र पर हमला कर वहां के राजा दाहिर की हत्या कर दी गई और अरब आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम का यहां अधिकार हो गया। हम आधा अधूरा इतिहास पढ़ने के लिए बाध्य है, इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम की विजय गाथाएं पाठ्य पुस्तकों में प्राथमिकता से स्थान बनाती हैं। परंतु क्या हमने जानने की कोशिश की है कि उसका प्रशासन कैसा था? वह कितनी भूमि हथिया सका और कितने समय तक सिंध को अपने अधिकार में रख सका? इन प्रश्नों के उत्तर तो तभी मिल सकते हैं यदि हम आक्रांताओं की विजय गाथाओं से भ्रमित हुए बिना लाल हरे इतिहास लेखन के एजेंडों से प्रभावित हुए बिना विवेचना करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध आक्रमण का आरंभ देवल से वर्ष 711 में किया। देवल पर विजय हासिल करते ही नागरिकों को इस्लाम स्वीकार करने का फरमान सुना दिया गया। नृशंसता देखिए कि जब वहां के हिंदू और बौद्ध नागरिकों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तब 16 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों का कत्ल करने की आज्ञा दी गई। 3 दिनों तक निर्मम हत्याकांड जारी रहा। हजारों पुरुष मार डाले गए। बच्चों को दास और स्त्रियों को यौन दासियां बना लिया गया। 75 चयनित स्त्रियों को कासिम ने अपने ईरानी आका हज्जाज के पास भेज दिया था। कासिम ने अगला नगर नीरुन जीता, जहां उसने पर्याप्त लूटपाट के बाद प्रशासन चलाने के लिए मुसलमान गवर्नर नियुक्त कर दिया था। सेहवान में भी धर्म परिवर्तन से असहमत नागरिकों की निर्मम हत्याएं की गई। देवल से उलट कासिम अब उन लोगों की जान बख्शने लगा था जिन्होंने उसे जजिया कर देना स्वीकार कर लिया था। सीसम के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर की पराजय हुई। उनके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए गए। भारतीय स्त्रियों ने इसी दौर में पहली बार यह महसूस किया था कि ऐसे धर्मांध, निरंकुश और आदर्श विहीन शत्रु के हाथ लगना उनकी अस्मिता के लिए कितना पीड़ादायक हो सकता है। राजस्त्रियों सहित अनेक महिलाओं ने कासिम, उसके आकाओं या दरिंदों से भरी हुई सेना के हाथ लगने से बेहतर यह समझा कि खुद को आग के हवाले कर दिया जाए। परंतु सभी स्त्रियों का भाग्य भी ऐसा नहीं था कि स्वयं को आग लगाकर भी बचा जा सके। ब्राह्मणाबाद में आक्रमण और मचाए गए कत्लेआम के बीच राजा दाहिर की दूसरी पत्नी लादी तथा उनकी 2 कन्याओं सूर्य देवी तथा परमल देवी कासिम के हाथ लग गई। रानी लादी को उसने अपने पास रख लिया, जबकि दोनों पुत्रियों को तत्कालीन खलीफा के पास भेज दिया गया। ऐसा ही नरसंहार उसने अरोर दुर्ग में किया, जिसे जीतने के बाद कासिम मुल्तान पहुंचा। मुल्तान में 4000 नागरिक और सैनिक मार डाले गए। उनकी स्त्रियां कासिम के सैनिकों के लिए यौन दासियां बना ली गई और बच्चे गुलामों की जिंदगी व्यतीत करने के लिए बाध्य किए गए। मुल्तान के ही निकट सिक्क के दुर्ग में 6000 औरतों और बच्चों को नारकीय दास्ता भुगतने के लिए बाध्य होना पड़ा। कासिम ने सिंध के समृद्ध मंदिरों को लूटा
ऐतिहासिक संदर्भों की विवेचना से ज्ञात होता है कि कासिम के साथ चल रही अरब मुसलमान सेना धार्मिक उत्तेजना से ओतप्रोत थी। इस्लाम के प्रचार के साथ ही उनमें यह भावना भरी हुई थी कि अल्लाह ने बुत पूजकों के विध्वंस का उन्हें दायित्व दिया है, जिसे वे जान की बाजी लगाकर पूरा करना चाहते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि कितने ही बुत तोड़े गए, कितनी ही महान सांस्कृतिक विरासतों को धूल में मिला दिया गया। सिंध के इतिहास पर केंद्रित कृति चचनामा से ज्ञात होता है कि कासिम ने मंदिरों से 230 मन सोना और 40 स्वर्ण धूलि से भरे घड़े भी प्राप्त किए थे। मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान तक की लगातार मिलने वाली जीत से उत्साहित कन्नौज की ओर बढ़ना चाहता था, लेकिन इसी मध्य खलीफा से उसकी अनबन हुई। उसे पकड़वाकर, मारकर तथा चमड़े में सिलवाकर खलीफा ने अपने पास बुलवा लिया। यह पूरा वृतांत क्या है, इस पर मैंने अलग कार्यक्रम किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रदान कर रहा हूं। मोहम्मद बिन कासिम की सिंध जीत का बेहद महिमा मंडन किया जाता है। सोचिए कि इतनी बड़ी जीत, लेकिन कितनी क्षणिक। वह अपने ही ईरानी आकाओं की साजिश का शिकार हुआ अथवा खलीफा के आक्रोश का इतना मायने नहीं रखता। उसकी संपूर्ण विजय यात्रा लुटेरों के गिरोह की कारस्तानी से अधिक क्या थी? अरब कासिम के बाद बहुत जल्द सिंध से खदेड़ दिए गए। यह बात भी तो भारतीय इतिहास अध्येताओं को जाननी चाहिए। जितने भी समय तक मोहम्मद बिन कासिम अथवा उसके बाद के अरबों के कब्जे में सिंध रहा, उसने कैसा प्रशासन दिया, हमें इसकी भी तो विवेचना करनी चाहिए, ताकि सनद रहे कि कोई भी आक्रांता कभी भी नायक नहीं हो सकता। कासिम ने मुसलमान सैनिकों को खेती करने की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए गुलाम बनाए गए भारतीय ही उनके लिए कृषि कर्म करते रहे। वे सेनाएं जो हिंदुओं की थी, उन्हें हटा दिया गया। सिंध जीत के बाद अरब विलासी हो गए थे तथा उन्होंने अपने लिए भाड़े के विदेशी सैनिक रखना आरंभ कर दिया था। लूटपाट ही इस तथाकथित इस्लामिक नायक मोहम्मद बिन कासिम का सबसे बड़ा अर्थशास्त्र था। लूटे हुए सामान का 5वां भाग खलीफा को भेज दिया जाता। शेष कासिम के साथ आए अरब लुटेरे आपस में बांट लिया करते। कासिम के समय में मूर्तियों को पूजने वाले लोग हेय थे, इसलिए अतिरिक्त कर देने के भागी। उनसे जजिया वसूलना मानो धार्मिक और राजनैतिक कर्तव्य था। न्याय करने का काम काजियों के हवाले कर दिया गया, तो अब हिंदू हो या कि मुसलमान, सभी के लिए निर्णय कुरान के अनुरूप ही होने लगे। श्री नेत्र पांडे ने अपनी पुस्तक पूर्व मध्यकालीन भारत में लिखा है कि जाट तथा मेढ़ के साथ अरबों ने भीषण अत्याचार किया और उनका अपमान भी। उन्हें अच्छे वस्त्र पहनने या घोड़ों पर चढ़ने की मनाही थी। नंगे सिर और नंगे पांव रहने के लिए बाध्य किया गया था। पहचान के लिए उन्हें अपने हाथ में दाग लगवाना पड़ता था। मोहम्मद बिन कासिम को कुछ ही समय में अपने प्रशासन को बचाने के दृष्टिगत थोड़ा सहिष्णु दिखना अथवा बनना पड़ा, क्योंकि बड़ी हिंदू जनसंख्या पर मुट्ठी भर अरबी सैनिक देर तक पकड़ बनाए नहीं रख सकते थे। न तो पूरी जनसंख्या को ही मुसलमान बनाया जा सकता था, न ही सभी को मार डाला जा सकता था। मोहम्मद बिन कासिम को तो स्वयं उसके आकाओं और खलीफा ने ही मरवाकर जानवरों की खाल में सिलवा दिया। उसके पश्चात सिंध पर किसी योग्य सेना नायक के अभाव में पकड़ बनाए रखना संभव नहीं था। यही कारण है कि अधिकांश इतिहासकार मोहम्मद बिन कासिम के सिंध आक्रमण को कोई तवज्जो नहीं देते। सर स्टेनली लेन पूल ने लिखा है कि अरब वालों ने सिंध तो जीत लिया था, परंतु यह विजय भारत तथा इस्लाम में एक कथा मात्र थी। यह एक ऐसी विजय थी जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सर वेल्सले हैग ने कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है कि अरबों द्वारा सिंध की विजय भारत के इतिहास का मात्र एक पन्ना है। भारत के बहुत छोटे भूभाग पर इसका अस्थायी प्रभाव पड़ा था। इतिहासकार एल्फिंस्टन के अनुसार
अरब शासन के अस्थायी होने का सबसे पहला कारण यह था कि सुमेर राजपूतों ने उन्हें मार भगाया था। इस संबंध में इतिहासकार लेनपुल ने लिखा है कि उत्तर तथा पूर्व के राजपूतों की शक्ति क्षीण नहीं हुई थी। वे सुई के अग्रभाग भी भूमि बिना संग्राम किए त्यागने के लिए तैयार नहीं थे। इन उद्धरणों के बाद भी हम कासिम की सिंध विजय को भारत विजय की तरह पढ़ते हैं। आखिर क्यों? कासिम की हत्या भारतीय इतिहास की परिपाटी में भले ही मायने नहीं रखती हो, लेकिन जितने भी समय तक अरबों का सिंध पर आधिपत्य रहा, उनके विषय में कोई उत्साहवर्धक अथवा उपलब्धिपूर्ण जानकारी नहीं मिलती है। आखिर क्यों? इससे भी बढ़कर मेरा प्रश्न है कि हम अरब आक्रमण और राजा दाहिर की पराजय को जानते हैं, लेकिन उन्हें खदेड़ देने वाले सुमेर राजपूतों की कहीं कोई चर्चा नहीं होती। आखिर क्यों? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के साथ ही इस्लामिक आक्रांताओं के लिए भारत भूमि सुलभ होती चली गई और कालांतर में तुर्क इस ओर आकर्षित हुए। अल्पकालिक और अल्प प्रभावशाली होने के बाद भी सिंध की जो दुर्दशा अरब शासन में हुई, जैसे नरसंहार किए गए, धर्म परिवर्तन के लिए जैसी बर्बरता सामने आई, क्रूरतापूर्ण गुलामी के अध्याय लिखे गए, अरबों ने जैसी विलासिता का प्रदर्शन किया, स्त्री उत्पीड़न की जैसी कहानियां समक्ष हैं, बताती हैं कि इसी क्षण ने भारत की गरिमा पर काला दाग अवश्य लगा दिया था। यही वह समय है जब सांप्रदायिकता के बीज बोए गए थे। आज उसी का विकराल बरगद हमारे समक्ष है। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।